बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकनॉमिक्स, पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी। आज हम माइक्रो इकनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैं आपको शुरू करवाने लगा हूँ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं उनके मतलब इसकी टाइप्स हैं मार्केट्स की। जिस तरह हम बात करते हैं, आप चैप्टर निकाल लें इसका, चैप्टर जो है थ्योरी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, हमीद शाहिद की बुक है ये, थ्योरी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमने बात करनी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन आ जाएगा, इम्परफेक्ट कंपटीशन आ जाएगा, फिर मोनोपली, फिर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, फिर आ जाएगा इसका परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, फिर शॉर्ट रन क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। फिर हम इसके अंदर ये भी डिस्कस करेंगे फर्म्स इक्विलिब्रियम, कि फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट होता है, कौन सी कंडीशंस हैं, एक नेसेसरी कंडीशन और दूसरी आ जाएगी आपकी सफिशेंट कंडीशन। ये भी हम जो है डायग्रामेटिकली तरीके से समझेंगे। फिर हमने जो है इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ देखनी है फर्म इक्विलिब्रियम की अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन पीरियड। ये आज के हमारे जो है वो टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। चलें हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ये जी, हम पहले नंबर पे हम बात करते हैं मार्केट किसे बोलते हैं। मार्केट 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 जो है market all such territory where the buyers and sellers are linked in such a way that the price of the goods is settled and exchange could take place। इसके अंदर क्या बात करनी है हमने कि मार्केट जो है वो ऐसी सिचुएशन है जहां जो सेलर है एंड बायर, और जो ये ख़रीदने वाला है, सेलर और बायर जो है वो इकट्ठे होते हैं। ये ऐसी सिचुएशन जहां सेलर और बायर इकट्ठे होते हैं। सच टेरिटरी वेयर द बायर्स एंड सेलर्स आर लिंक्ड, इकट्ठे होते हैं, इस तरीके से इकट्ठे होते हैं दैट द प्राइस गुड्स, बारगेनिंग्स के साथ जो है प्राइस ऑफ गुड्स सेटल होती है, और फिर और एक्सचेंज कुड टेक प्लेस। दोनों जो है वो लिंक्ड इस तरीके से होते हैं कि इनसे जो है फिर वो प्राइस सेटल होती है, और फिर क्या होता है
exchange take place। इसमें क्या होगा, चीज़ें सेलर से बायर की तरफ चले जाएंगी और बायर से कैश जो है वो सेलर की तरफ चला जाएगा। चीज़ें एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चली जाएंगी और जो कैश है वो एक डायरेक्शन से। अच्छा, अगली हम बात करते हैं कि with respect to structure the market is divided into perfect competition, imperfect competition और monopoly। हम जो है मार्केट को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक आ जाती है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरी आ जाती है इम्परफेक्ट कंपटीशन, तीसरी आ जाती है मोनोपोली। ठीक है जी, ये 3 तरह की मार्केट हैं, ये 3 तरह की मार्केट्स हैं। पहले नंबर पे हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर अ यूनिफॉर्म प्राइस इज चार्ज फॉर ऑल द यूनिट्स ऑफ अ गुड। सच मार्केट हैज़ द फॉलोइंग सेलिएंट फीचर्स। कहते हैं ये ऐसी मार्केट है जहाँ एक ही प्राइस जो है वो चार्ज होती है, एक ही प्राइस चार्ज होती है तमाम जो यूनिट्स ऑफ गुड्स हैं उनसे, तमाम यूनिट्स ऑफ गुड्स उनसे एक ही तरह की प्राइस चार्ज होती है। अब इसके ये सेलिएंट फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के। ये खसूसियात होंगी तो हम कहेंगे कि ये मार्केट जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में है। पहले नंबर पे आ जाएगा होमोजीनिटी, होमोजीनिटी। तीसरे पे आ जाएगा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तीसरे नंबर पे आ जाएगा फ्री एंट्री। चौथे नंबर पे आ जाएगा परफेक्ट मोबिलिटी। पांचवें नंबर पे आ जाएगा परफेक्ट नॉलेज। ये जी खसूसियत हैं जो एक जो है जो हमने बात किया है इम्परफेक्ट कंपटीशन इसके अंदर होनी चाहिए। ये 5 सेलिएंट फीचर हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं इनके ऊपर ये क्या क्या है। अगर ये 5 चीज़ें एक मार्केट में होंगी तो फिर हम इसको बोलेंगे ये परफेक्ट कंपटीशन है। पहले नंबर पे हमने बात की होमोजीनिटी। होमोजीनिटी का क्या मतलब है कि जो चीज़ें बिक रही हैं मार्केट में वो यकसा नोयत की होनी चाहिए, वो यूनिट जो है वो सेम होने चाहिए, होमोजीनिटी उनमें होनी चाहिए। इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऑल कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑल द यूनिट्स ऑफ गुड्स आर होमोजीनियस, यकसा नोयत के एक जैसे हों, एंड आइडेंटिकल। इन अदर वर्ड्स इन सच मार्केट the units of goods sold do not have any type of real or imaginary differentiation।
उनमें किसी किस्म का जो है वो फ़र्क नहीं होना चाहिए, रियल या फिर इमेजिनरी। बिकॉज ऑफ सच प्रॉपर्टी द प्राइस चार्ज फॉर द यूनिट्स ऑफ गुड्स रिमेन द सेम। अगर जो यूनिट्स जो सेल होने वाले हैं अगर वो मुख्तलिफ हो जाएंगे, होमोजीनिटी उनकी चेंज हो जाएगी, तो फिर उनकी सेम प्राइस चार्ज नहीं होगी। तो सेम प्राइस तभी चार्ज होगी अगर वो सारे के सारे यूनिट्स जो है वो इक्वल लेवल के हों, उसमें जो होमोजीनिटी पाई जाए। नंबर 2 जो सेलियंट फीचर आ जाते हैं इस मार्केट के, वो आ जाते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ बेचने वाले भी ज़्यादा होने चाहिए और ख़रीदने वाले भी ज़्यादा होने चाहिए। इन परफेक्ट कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। हेंस नीदर द बायर्स नॉर द सेलर्स कैन यूनाइट देमसेल्व्स। कहते अब यहाँ ना तो बायर ख़रीदने वाले और ना ही सेल करने वाले जो है यूनिट होने चाहिए, इस तरीके से इकट्ठे ना हो, यूनाइट ना हो इस तरीके से कि वो पूरी की पूरी मार्केट के ऊपर जो है वो असर और रसूख अपना जो है असर रखे। जिस तरह वो एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी की सूरत में भी आ सकता है, फिर मोनोपली की सूरत भी अख्तियार हो सकती है। इस तरीके से द प्राइस इज़ सेटल्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब यहाँ जो प्राइस सेटल होंगे वो प्राइस सेटल होंगे फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई। अगर मार्केट में सप्लाई कम होगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगी। फिर इसी तरीके से सप्लाई बढ़ेगी तो वो जो है डिमांड भी उसी तरीके से फिर मैनेज होगी, और अब डिमांड और सप्लाई के ऊपर जाके जहाँ बारगेनिंग के दौरान प्राइस तय होगी वो इक्विलिब्रियम प्राइस इसकी कहलाएगी। तीसरे नंबर पे आ जाता है फ्री एंट्री। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन द न्यू फर्म्स कैन एंटर द इंडस्ट्री एंड द ओल्ड फर्म्स कैन लीव द इंडस्ट्री। अब यहाँ किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, न्यू फर्म्स जो है वो एंटर हो, और जो ओल्ड फर्म है अगर वो छोड़ के जाना चाहे इंडस्ट्री को तो वो छोड़ के भी जा सकती हैं, उन पे किसी किस्म की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है परफेक्ट मोबिलिटी। मोबिलिटी जो है लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होनी चाहिए कि लेबर एक फैक्ट्री को छोड़ के, एक फर्म को छोड़ के दूसरी फर्म की तरफ जा सकें। फिर इसी तरीके से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनमें भी मोबिलिटी होनी चाहिए। अंडर परफेक्ट competition the factors of production like labor and capital can move from one industry to the other industry without any restriction। किसी किस्म के इन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जा सकें। अब फर्म्स जब आपस में इकट्ठी होती हैं, यूनाइट होती हैं, तो वो फिर एक इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार कर जाती हैं। 5वें नंबर पे आया था परफेक्ट नॉलेज। इन अ competitive market very well aware of with the price of prevailing in the market। अब यहाँ जो है जो सेल करने वाला है वो भी वेल अवेयर होना चाहिए, उसके पता होना चाहिए कि इस वक्त मार्केट के अंदर कौन सी प्राइस चल रही है। फिर इस तरीके से जो ख़रीदने वाला है उसको भी पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर कौन सी प्राइस चार्ज की जा रही है। दोनों जो हैं सेलर और बायर जो हैं उनको जो प्रीवेलिंग प्राइस है मार्केट की वो उसका पता होना चाहिए। ये थी हमने बात की है परफेक्ट कंपटीशन की। अगर ये 5 सेलिएंट फीचर्स एक मार्केट के अंदर होंगे तो हम बोलेंगे कि ये मार्केट जो है वो परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और इनके दरमियान जो है वो परफेक्ट कंपटीशन है। अब इन 5 में से अगर एक भी कंडीशन मिस होगी तो फिर वो जो मार्केट है वो कहलाएगी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब इनके दरमियान जो पाया जाएगा कंपटीशन पाया जाएगा वो इम्परफेक्ट कहलाएगा अगर इन 5 में से एक भी जो कंडीशन है वो फुलफिल ना हो। ठीक है जी।
अब अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन आता है तो फिर उसकी भी आगे 3 किस्में आ जाती हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की। द मार्केट वेयर एनी वन ऑफ द assumptions of perfect competition is lacking is known as market of imperfect competition। इसमें आ जाएगी एक डुओपोली आ जाएगी, एक ओलिगोपोली आ जाएगी, और तीसरे नंबर पे आ जाएगी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब डुओपोली क्या है? इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर द टू फर्म्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन और सेल ऑफ द कमोडिटी। अब अगर मार्केट के ऊपर पहले हमने बात की कि भाई ये 5 जो कंडीशन थी उसमें से एक कंडीशन मिस होगी तो वो इम्परफेक्ट कंपटीशन कहलाएगा। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी 3 किस्में, जिसमें से पहली किस्म डुओपोली। डुओपोली ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ दो फर्म जो हैं वो क्या करती हैं, मुकम्मल कंट्रोल करती हैं मार्केट को। उन दोनों फर्म्स का मुकम्मल कंट्रोल होता है चीज़ों को सेल करने में या फिर जो है वो प्रोड्यूस करने में। तो ऐसी जो सिचुएशन होगी वो कहलाएगी डुओपोली। ओलिगोपोली, it is the market structure where a few firms control the whole market. The number of firms in this market may be around 3 to 13। अब पहले 2 फर्म्स थी तो वो डुओपोली, अब 2 से ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन जो 13, 13 और 14 से कम रहें, 13 से 3 के दरमियान जो है, 3 से लेकर 13 तक जो है ये इनकी हो सकती है नंबर ऑफ फर्म्स, 3 से 13 तक। तो अब ऐसी जो मार्केट होगी वो आपकी कहलाएगी ओलिगोपोली। अगर 2 प्रोड्यूसर हैं, 2 सेलर हैं तो वो फिर आपके डुओपोली। अगर 2 से ज़्यादा हैं लेकिन जो है 14 से कम है, 13 तक अगर आपके सेलर हैं तो वो फिर आपकी कहलाएगी ओलिगोपोली। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? लेट हो गए आज आप। तीसरे नंबर पे आ जाती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ये क्या है? इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन वेयर सो मैनी मोनोपोलिस्ट्स आर कंपीटिंग विद वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन इन द प्रोडक्ट। अब उनकी जो प्रोडक्ट है उनमें थोड़ा सा फ़र्क जो होगा उस वजह से एक दूसरे को compete कर रहे होते हैं। वो पैकिंग का भी फ़र्क हो सकता है और उसके बाद जो वो रैप कर रहे हैं उस प्रोडक्शन को, उसमें भी फ़र्क हो सकता है। अब 13 से ज़्यादा फर्म्स हों और 70 या 80 तक इनकी तादाद हो तो वो फिर जो मार्केट स्ट्रक्चर कहलाएगा वो आपका मार्केट स्ट्रक्चर कहलाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ये पहली परफेक्ट कंपटीशन जिसमें हमने 5 से जो फीचर्स किए, ओके, जिसमें 5 फीचर्स थे। अगर वो फीचर्स कंप्लीट होंगे तो फिर आपकी मार्केट कहलाएगी परफेक्ट कंपटीशन। अगर उनमें 5 में एक चीज़ भी मिस होगी तो फिर वो आपकी कहलाएगी इम्परफेक्ट कंपटीशन। तीसरे नंबर पे आ जाती है मोनोपोली। मोनोपोली क्या है? एक ही फर्म का पूरी मार्केट पे कंट्रोल हो, प्रोडक्शन में और सेल में, प्रोडक्शन में या सेल में। ऐसी सिचुएशन जो मार्केट की होती है वो कहलाती है मोनोपोली, जिसकी मिसालें आपके सामने हैं कि जिस तरह टेट्रा पैक है, ये अब जो पैकिंग मटेरियल है आपके पास, जिस तरह ये मिल्क, इसको हम करते हैं जूसिस को आप पैक करके टेट्रा पैक के फॉर्मेट में बेचते हैं। अब ये जो पैकिंग मटेरियल है ये टेट्रा पैक ही प्रोवाइड करता है, इसको मोनोपोली हासिल है। आपको दूसरी फर्म जो है ये जो पैकिंग मटेरियल है ये प्रोवाइड नहीं कर सकती। इसी तरीके से जो लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं वो भी फिर ख़ास एक फर्म को उसका कोटा दिया जाता है, राइट्स दिए
इसी तरीके से वापडा भी आप देखें उसके पास भी मोनोपली है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में और इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने में। अब दूसरा कोई बंदा उठ के कहे कि मैं खुद जो है वो इसकी प्रोडक्शन करूँगा, सेल करूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राइट्स जो दिए हुए हैं इसके वो वापडा के पास है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो आपकी कहलाती है मोनोपली। इट इज़ द मार्केट वेयर अ सिंगल फर्म हैज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। Moreover, the goods produced does not have any close substitute। और अब ये जो चीज़ें पैदा की जाती हैं इनका क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता। जिस तरह एक चीज़ का नेमल बदल होता है तो इसका करीब तरीन नेमल बदल नहीं होता। जिस तरह के ब्रेड और ये जो है डबल रोटी कह लें, ब्रेड कह लें, बंद कह लें, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। फिर इसी तरीके से गोश्त भी ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। चिकन है, फिर मटन, बीफ, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट में आ जाते हैं। अच्छा, अब क्या कहता है यहाँ मोनोपोली में क्या है? आफ्टर गिविंग अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ मार्केट मॉडल वी फर्स्ट कम टू डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम इन द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी विल डिस्कस द फॉलोइंग। अब हमने बात करनी है इक्विलिब्रियम की बात करनी है, और उसके लिए पहले नंबर पे जो हम ले रहे हैं मार्केट ले रहे हैं वो ले रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की हम ले रहे हैं, कहते हैं इसके अंदर हमने जो डिस्कस करना है वो हमने करना है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। फिर हम बात करेंगे शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म का भी और इंडस्ट्री का भी आपने सप्लाई कर्व बताना है शॉर्ट रन में अंडर परफेक्ट कंपटीशन। फिर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आ जाएगा ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, डायनामिक इफेक्ट ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ये थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी देख लेते हैं। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन से मुराद क्या है? शॉर्ट रन एक ऐसा आपका जो है पीरियड होता है जिसके अंदर एक प्रोड्यूसर अपना, अगर उसने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वो अपना बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता। जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, लेबर को बढ़ा लेगा, और जो टाइम है मशीन टाइम वो इंक्रीज़ कर लेगा, अपना बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसा जो पीरियड होता है वो आपका कहलाता है शॉर्ट रन पीरियड। अब लॉन्ग रन क्या होता है? लॉन्ग रन के अंदर एवरीथिंग इज़ वेरिएबल, हर चीज़ ही चेंज हो जाती है, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाता है। आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आप अगर एक आपने प्लांट लगाया हुआ है तो फिर आप दूसरा प्लांट लगा लेते हैं। शॉर्ट रन के अंदर जो है एक हद है, एक हद तक आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। देखिए, आप लेबर को ज़्यादा बढ़ाएंगे, लेबर का टाइम इंक्रीज करेंगे, तो इस तरीके से जो है लेबर की हेल्थ के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम आएगा। इसलिए फिर आप लॉन्ग रन में जाके उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज कर लेते हैं, आप नए प्लांट लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आ जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जब एक से ज़्यादा फर्म्स आपस में यूनाइट कर लेती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, यूनिट की सूरत अख्तियार कर लेती हैं, तो अब उसको इंडस्ट्री हम बोलते हैं। तो आप ये ज़हन में रखें कि एक फर्म जो है लॉस में जा सकती है, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो किसी सूरत में भी लॉस में नहीं जाती। इंडस्ट्री जो है कंट्रैक्शन पीरियड के अंदर भी जब एक बड़े यूँ जारी होगी मार्केट में, तो उस दौरान भी जो इंडस्ट्री है वो प्रॉफिट में होगी।
कुछ टॉपिक्स हमने इसमें डिस्कस करने हैं। अब हम आते हैं जी, पहला हमारा जो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इक्विलिब्रियम को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? इक्विलिब्रियम हम उर्दू में बोलते हैं तवाज़न, मतवाज़न, बैलेंस। अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम से ये मुराद है कि अगर फर्म अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर ले, अपने जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर ले, प्रोडक्शन अपनी बढ़ा ले। दूसरे नंबर पे ये कि उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, अपने प्रोडक्शन इस तरीके से करे कि उसकी जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। दूसरा उसका जो बनेगा वो बनेगा इसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो। दो सूरतें इसकी फर्म की, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर ले और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर ले। ये दो सिचुएशन है। अगर ये दो सिचुएशन एक फर्म अचीव कर लेती है तो फिर कहा जा सकता है कि फर्म जो है वो इज़ इन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन जी पहले हम बात करते हैं जी परफेक्ट कंपटीशन। एज टोल्ड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले बात की है, इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर अ सिंगल प्राइस इज चार्ज फॉर ऑल द यूनिट्स ऑफ अ गुड। कि ये एक ऐसी जो है मार्केट है जहाँ सिंगल प्राइस आप चार्ज करते हैं जितनी भी वो मार्केट में चीज़ें बिक रही होती हैं। फिर हमने ये बात की थी कि इट हैज़ फाइव मेन अजम्पशंस। इसके अंदर 5 अजम्पशंस पे भी हमने बात की। होमोजीनियस गुड्स की बात की, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फ्री एंट्री, परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी। अब हमने शॉर्ट रन के भी मैंने आपको बताया भी कि शॉर्ट रन बोलते किसको हैं, तो लफ्ज़ों से भी हम समझ भी ले, इसको पढ़ के रीड करके वो भी हम समझ लेते हैं। शॉर्ट रन क्या है? इट इज़ अ टाइम पीरियड वेयर अ फर्म कैन चेंज ओनली इट्स वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि कहते हैं ये एक ऐसा पीरियड है कि जिसके अंदर एक फर्म जो है वो अपने सिर्फ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकती है, जैसा कि लेबर है। इन सच पीरियड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द फर्म टू इंस्टॉल न्यू प्लांट एंड कंस्ट्रक्ट न्यू बिल्डिंग्स। नए प्लांट लगाए, नई बिल्डिंग लगाए, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। मोर ओवर इन शॉर्ट रन नीदर न्यू फर्म्स। हाँ, अब ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ न्यू फर्म्स जो इंडस्ट्री में आ नहीं सकती और जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो इंडस्ट्री को छोड़ के नहीं जा सकती। तो ये भी इसके अंदर है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कहता है इफ़ इन द मंथ ऑफ अगस्त बिकॉज ऑफ मोर हॉट डिमांड फॉर टॉवल्स इंक्रीजेस सच कैन बी मेट थ्रू ओवर टाइमिंग और थ्रू एम्प्लॉइंग मोर लेबर। कहते हैं कि गर्मियों के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो टॉवल हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। अब उस डिमांड को मीट करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा? अपनी लेबर को बढ़ा लेगा, अपने जो मशीन टाइम है उसको इंक्रीज़ कर लेगा। अच्छा जी, उसके बाद हम अगली बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? जो आप चीज़ों को पैदा करते हैं उस पे जो लागत आती है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर आपकी रॉ मटेरियल आ जाता है, ठीक है, लेबर आ जाती है और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड आ जाते हैं। इसमें फिर आपकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी शामिल हो जाएगी, फिर आपकी सेलिंग भी बन जाएगी। ये सारी की सारी जो है ना वो आगे चलती। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? एज अ फर्म engages itself in production, it requires the services of different factors of production. For this, a firm has to make expenditure. The sum of expenditure is known as cost of production. वो जो खर्चे करती है उस चीज़ को बनाने के लिए, उस चीज़ के ऊपर जितने खर्चे आते हैं वो उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। The firm under perfect competition has the face the cost curves like एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा, एटसेट्रा, विच
वी हैव डिस्कस्ड इन दी प्रीवियस चैप्टर का। हाँ, अब एवरेज कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, ये भी हम फिर डिस्कस करते हैं। पहले वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट है, ये इससे प्रीवियस जो प्रोडक्शन का चैप्टर होगा उसके अंदर जो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे डायग्राम्स की सूरत में भी। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है कि चाहे आप कुछ चीज़ों को पैदा करें या ना करें, एक फर्म को वो जो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है वो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। जिस तरह के रेंट आ जाते हैं, फिर जो एम्प्लॉई हैं, परमानेंट एम्प्लॉई हैं वो आ जाते हैं, यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, ये फिक्स्ड में चले जाते हैं। चाहे आप एक यूनिट पैदा करें ना करें, आपको ये कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ती है। अब जैसे जैसे यूनिट प्रोड्यूस होते चले जाएंगे, ये फिक्स्ड कॉस्ट नीचे की तरफ आती चली जाती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये ऐसी कॉस्ट है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम इसको जो है वो जो वेरिएबल कॉस्ट है उसकी एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आगे चल के हम फिर जो है इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम बात करेंगे। फिर मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है कि आपकी जो नेक्स्ट एक जैसे लेबर बढ़ाएंगे आपकी जो है वो कॉस्ट बढ़ेगी। इन केस दो लेबर के ऊपर जो आपकी कॉस्ट है, फिर जब आपने तीसरा कॉस्ट लगाया, तीसरा लेबर लगाया, उस पे जो कॉस्ट आई, दो लेबर पे जो कॉस्ट और तीसरे लेबर पे जो कॉस्ट है, जो दरमियान में डिफरेंस होगा इनका, वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। कि यूनिट लेबर ऑफ प्रोडक्शन, जो यूनिट ऑफ लेबर बढ़ाने से जो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, वो जो चेंज आएगी उस चेंज को हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी रेवेन्यूज ऑफ अ फर्म। रेवेन्यू ऑफ अ फर्म क्या है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन व्हेन अ फर्म सेल्स द यूनिट ऑफ गुड्स इट गेट्स द रेवेन्यू। जब वो चीज़ों को बेचती है तो फिर उसके बदले में जो उसको आता है वो रेवेन्यू आता है। अच्छा, रेवेन्यू जो है और प्रॉफिट, इन दोनों में भी फ़र्क है। रेवेन्यू आपका ये है कि जो इन केस जो मतलब टोटल जो आपकी सेल है, उस सेल का नाम है रेवेन्यू। अब उस सेल में से, उस रेवेन्यू में से आप अगर कॉस्ट को निकाल देंगे तो तब जो है वो आपका प्रॉफिट बनेगा। इन दोनों को भी आपने ज़हन में रखना। प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों सेम नहीं होते। रेवेन्यू टोटल सेल, जो टोटल आपको सेल की सूरत में आ रहा है, ठीक है जी। अंडर परफेक्ट कंपटीशन व्हेन अ फर्म सेल्स द यूनिट ऑफ अ गुड्स इट गेट्स द रेवेन्यू। द रेवेन्यू में कंसिस्ट ऑफ, अब रेवेन्यू कहता है ये किस किस पे मुश्तमिल होता है, इसमें टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू आएगा आपका जो सेलिंग प्राइस है और आपने जितने यूनिट सेल किए, सेलिंग प्राइस और जो यूनिट आपने सेल किए, उनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है जी। फिर आपके पास आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू आप कैसे निकालेंगे, आपका जो टोटल रेवेन्यू होगा उसको आप डिवाइड कर देंगे अपने यूनिट्स पर, तो आपके पास आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू। फिर आप जो है, और ये जो एवरेज रेवेन्यू होता है ये आपकी सेलिंग प्राइस भी होती है। एवरेज रेवेन्यू को हम सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं, पी बोलते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, आपका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें जो चेंज आ रही है, और फिर आपने यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, यूनिट जो थे रेवेन्यू के साथ सेल से ले लें आप, कि जैसे जैसे आपने यूनिट को बढ़ाएंगे और उधर से आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा। यूनिट के चेंज होने से जो रेवेन्यू में चेंज आएगी वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा, ठीक है। ये आप मार्जिनल का जो है कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी आता है, और अच्छे तरीके से इसको जहन में आप बिठा लें कि यूनिट बढ़ने पे जो दूसरी साइड पे चेंज आती है, ठीक है, रेवेन्यू की सूरत में जो चेंज आती है, वो जो चेंज होती है वो आपकी मार्जिनल कहलाती है। ठीक हो गया जी।
अच्छा भाई, अब हम अगली बात करते हैं। हाँ, ये आपकी जो है वो डायग्राम की सूरत में भी आपको दिखाया गया है कि टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू क्या है। पेज नंबर, नेक्स्ट पेज पे देखें, यूनिट जो है आपके पास वो है 1 2 3 4 5। चलें हम इसको डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। देखिए जी, यूनिट जो है मेरे पास आ रहे हैं वो 1 2 3 4 एंड 5। ये टोटल रेवेन्यू जो है आपका वो है 10। अगली यूनिट के ऊपर जो है ये हो गया 20, फिर ये हो गया 30, फिर हो गया ये 40, 50 हो गया। एवरेज रेवेन्यू आपका निकालना है आपने। वो एवरेज जो रेवेन्यू निकलेगा आपका, टोटल रेवेन्यू को आप डिवाइड कर देंगे अपने यूनिट पे। ठीक है, टोटल रेवेन्यू ये है 10, यूनिट 1 इस पे डिवाइड करेंगे तो ये 10 ही आ जाएगा। फिर ये टोटल रेवेन्यू है 20, इसको यूनिट पे डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ गया। तो एवरेज जो है आप देखें वो सेम सब में, और एवरेज रेवेन्यू आपकी सेलिंग प्राइस भी है। ठीक है, ये आपकी सेलिंग प्राइस है। इन केस ये देखें, आपकी एक यूनिट की प्राइस 10 थी, 2 यूनिट बेचे तो 20 होगी, 3 बेचे तो 30 होगी, 4 बेचे तो आपने ये 40 होगी। उसके बाद आपके पास आया था मार्जिनल रेवेन्यू। ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। ठीक है जी, अब देखें ये टोटल रेवेन्यू ये था, ये है 10 के बाद 20, 20 में से 10 निकाल देंगे तो 10 हो जाएगा। ये यूनिट 2 थे, 2 में से 1 निकाल देंगे तो 1 ही रह जाएगा। यानी कि यूं कर लो आप 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। उसी तरीके इसमें से इसको निकाला, इसमें से इसको निकाला, तो आप देखेंगे ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास 10 ही आया, यहाँ भी 10 ही आया, ये भी 10 ही आया। ठीक है, ये सारे का सारा 10 आ गया। अब इसको अगर हम डायग्राम की सूरत में समझ लें, ये आपकी आउटपुट यूनिट। ठीक है जी, हाँ भी क्लियर है पॉइंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, समझ आ रही है ना? अच्छा, अब देखो भाई, ये यहाँ आपका आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। ये एक्स एक्सिस के साथ और ये वाई एक्सिस के साथ। हमने बात किया था, इसको हम ले लें यहाँ 10, 20, 30, 40। 10 के ऊपर जो है हमारा ये एवरेज रेवेन्यू भी हमारा इतना ही था, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी इतना था, और ये चीज़ प्राइस के लिए भी इस्तेमाल होती है। टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाएंगे। ये इसको 1 कर लें, इसको 2 कर लें, इसको 3 कर लें, इसको 4 और इसको 5। पहले यूनिट के ऊपर जो है आपका ये आ जाएगा पॉइंट, पहले यूनिट पे ये पॉइंट आ गया, दूसरे पे ये आ गया, तीसरे पे ये हो गया, चौथे पे ये 40, इस तरह
ये ओरिजिन से जो है निकलते हुए ये आपका हो जाएगा टोटल रेवेन्यू का। अब यहाँ तक बात क्लियर हुई है। चलो ठीक है, अब हमने अगली बात करनी है जी फर्म्स इक्विलिब्रियम। अब हमने अगली बात करनी है फर्म का जो है वो कहाँ आके इक्विलिब्रियम होता है। अब टॉपिक है फर्म इक्विलिब्रियम। इसमें दो कंडीशन हमने डिस्कस करनी है। अच्छा भी, द फर्म्स इक्विलिब्रियम वी मीन डिटर्मिनेशन ऑफ सच एन आउटपुट, कि आप इस तरीके से अपनी आउटपुट को डिटरमिन करें वेयर फर्म्स प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज, फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, या फिर क्या हो, और इफ़ इट हैज़ टू फेस द लॉसेस दे मस्ट बी मिनिमाइज, अगर वो लॉस वगैरह उसको हो रहा है तो वो लॉस उसके कम से कम हो जाए। ये दो सिचुएशन जो है इसके अंदर डिस्कस होंगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली a firm will be in equilibrium where the difference between total revenue and total cost is maximum। अब फर्म कहाँ कहते हैं इक्विलिब्रियम में आती है कि जहाँ टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है वे डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज़ मैक्सिमम। ये दोनों ज़्यादा आगे चल के ये कॉस्ट भी आप करेंगे इस तरीके से करके जो ना इसके बनते हैं, यूं करके ना ये, ठीक है। अब ये जो पॉइंट होता है ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। पहला जो पॉइंट जिस तरह ये ना कुछ इस तरह की जो है वो डायग्राम बनती है। जो पहला जो क्रॉस होता है वो ब्रेक इवन का कहलाता है। पहला जो होता है वो ब्रेक इवन कहलाता है, जिसमें ना कॉस्ट होती है ना लॉस होता है। अब ये जितना जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है तो उसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता चला जाता है। ये जो है वो सिनेरियो इसने डिस्कस किया। आगे चल के हम इसकी बाकायदा जो है वो डायग्राम के ऊपर भी हम समझ के बना के फिर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब अगली हम बात करते हैं कि इसमें हमने इक्विलिब्रियम लेना, दो कंडीशन भी हमने बयान करनी है इसमें मैथमेटिकली, ठीक है जी। अ फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर द स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व। हम स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करें, अभी हम बात कर रहे हैं स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर देखें कितना कहते हैं, अ फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम विल द स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की जो स्लोप है वो बराबर हो जाए, ठीक है। एज स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट वाइल स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू इज मार्जिनल रेवेन्यू। दूसरे नंबर पे जो है इसका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है। टोटल रेवेन्यू की जो है एक स्लोप हमने बात की, दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं एज स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। अब ये जो टोटल कॉस्ट की जो स्लोप है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट भी बोलेंगे, और फिर इसी तरीके से जो टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, वाइल स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू इज मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। ये अब हम लिख के जो है ना वो थोड़ा सा इनको समझते हैं, आप लिख के जो है इन चीज़ों को आप समझते हैं। पहले आपने बात की है स्लोप।
स्लोप, इसके अंदर आपने बात की है कि आपकी जो है, ठीक है, स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू, स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व टोटल रेवेन्यू, ये बराबर हो जाए आपके किसके हो जाए, टोटल कॉस्ट के। स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व इक्वल हो जाए स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व, ठीक है। अब अगली बात हमने जो बात की कि यहाँ टोटल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू में कन्वर्ट हो गया, टोटल कॉस्ट जो है वो कॉस्ट के अंदर, ये भी जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाए, ठीक है। A firm is equilibrium where मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इक्वल हो जाए, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू को, ये मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाए मार्जिनल कॉस्ट को, और इसको हम बोलते क्या हैं, इसको हम बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन ऑफ द फर्म इक्विलिब्रियम। ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। ये आपकी जो कंडीशन कहलाएगी ये नेसेसरी कंडीशन, मार्जिन रेवेन्यू इक्वल मार्जिनल कॉस्ट, या आप यूँ इसको बोल दो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू। और दूसरी जो कंडीशन आपकी कहलाएगी कि ये मार्जिनल कॉस्ट जो है मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, बिलो से जो है इसको होना चाहिए। यानी कि अगर हम ये मिसाल ले लें, ये डायग्राम ले लें, ये हमारे पास आ जाता है मार्जिनल रेवेन्यू, ये इक्वल होता है यहाँ एवरेज रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये नीचे से जो है वो कट करे मार्जिन को, ये पॉइंट जो है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, जहाँ आके कट कर रहा है इसका मतलब है कि इक्वल हो गया। अब आप देखो यहाँ भी इक्वल हो रहा है, इस पॉइंट पे भी इक्वल ही है, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्ट जो है ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, यहाँ भी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, सिमिलरली मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, लेकिन यहाँ मार्जिनल कॉस्ट ऊपर से कट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू को, मस्ट बिलो फ्रॉम बिलो, नीचे से जो है मार्जिनल रेवेन्यू को कट करे, वो जो पॉइंट होगा वो आपका इक्विलिब्रियम। अब ये कहलाता है आपका सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है जी। समझ आई बात के, कोई नहीं समझ आई? हाँ जी, समझ आई बात की। ये दो कंडीशन हमने डिस्कस किए हैं। एक हमने की है कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल के ऊपर भी हमने डिस्कस की थी। जो एडिशनल चेंज होता है, जो एडिशनल जो ऐड होता है, चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल। कॉस्ट के अंदर भी जो उसकी कॉस्ट चेंज होती है यूनिट चेंज होने से, जो कॉस्ट चेंज हो रही है वो जो फ़र्क होगा वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू भी इसी तरीके से, आपने 2 यूनिट बेचे, आपको 20 रुपये मिले, अब आपने उसके बाद तीसरा यूनिट भी बेच दिया। जब आपने तीसरा यूनिट बेचा और उसके 20 के और उसके बाद जो 10 रुपये का उसमें जो गैप आ रहा है वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कहलाया। अब ये दोनों दो कंडीशन है याद रखनी, ठीक है। एक हम बोलते हैं जो नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं, जिसमें यह है कि ये इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। दूसरी जो कंडीशन है वो कहलाती है सफिशिएंट कंडीशन, जिसमें मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट फ्रॉम बिलो, नीचे से काटे, ऊपर से नहीं। ऊपर से काटेगी तो नहीं बनेगा, जिस तरह के ये भी हमने डिस्कस किया। ये ऊपर से जो काट रहा है वो पॉइंट नहीं, नीचे से जो काटेगा वो पॉइंट आपका कहलाएगा मार्जिनल कॉस्ट।
आपका सफिशेंट कंडीशन। लेकिन जी उसके बाद आपका जो है मैथमेटिकल पोर्शन फ़िलहाल अभी आप ब्रेक पोर्शन अभी आपने नहीं करने, अभी आपने जो है ना इसके बगैर चलना। लेकिन जी आखिरी हमारा जो पॉइंट यहाँ, अब हम डिफरेंट पॉसिबिलिटी करेंगे फर्म की इक्विलिब्रियम की अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन। अब हमने अगली बात करनी है कि मुख्तलिफ जो उसकी हैं जो सिचुएशन जहाँ जो फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में है, वो अब हमारे पास हैं 5। ठीक है, वो हमारे पास 5 है। पहली आपकी कहलाती है एबनॉर्मल कहलाती है, दूसरी के एबनॉर्मल प्रॉफिट आयत है, दूसरी में नॉर्मल प्रॉफिट आयत है, तीसरे में लॉसेस आयत है, फिर चौथी में आयत है एबनॉर्मल लॉसेस, और पाँचवें में आयत है क्लोज्ड ऑन की सिचुएशन। ये पांचों जो है हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। देखिए जी पहला जो आपका आ जाता है एबनॉर्मल, और बस एक पॉइंट को समझने की देर है, बाकी जो है ना एज इट इज उसके मुताबिक आपके हो जाएंगे। पहली डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लें। यहाँ आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, और ये आपका आ जाएगा यूनिट जो आप सेल कर रहे हैं। ये जी हमारी प्राइस है। ठीक है, हम ये यहाँ ये पॉइंट लेते हैं कि ये जो है आपके पास एवरेज रेवेन्यू है और ये इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू के। ठीक हो गया। अब हम कैसे लेते हैं, इसमें कॉस्ट आपकी आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। आपके पास जो एवरेज कॉस्ट है, आपको पता होना चाहिए इस एवरेज कॉस्ट के अंदर आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट भी है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी है। फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, ये दोनों कॉस्ट हैं आपके पास। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जब इकट्ठी होगी तो हो गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को अगर आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट पे तो आपके पास आ जाती है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब दोनों कॉस्ट हैं, फिक्स्ड कॉस्ट भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है, और उसको आपने नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गई एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये आपको एक यूनिट बनाने पे जो कॉस्ट पड़ी, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया ना? ओके भी, तवज्जो करें। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट आपकी हो गई। हम ये बात करते हैं कि यहाँ से हम ले लेते हैं इसका, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है आपका। इस पॉइंट से यहाँ तक कॉस्ट पड़ी है, ये आपने यूनिट पैदा किए, आपने ये यूनिट पैदा किए, यहाँ से यहाँ तक आपको ये जो आप बेच रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके ऊपर इतनी आपकी कॉस्ट है। ठीक है, इतनी आपकी कॉस्ट है, लेकिन फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में हो रही है। कहाँ फर्म इक्विलिब्रियम में हो रही है वो देखा जाएगा मार्जिनल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आप देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट आपकी क्या कह रही है। वो आप देखें मार्जिनल कॉस्ट आपकी क्या कह रही है। मार्जिनल कॉस्ट कह रही है कि ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ये पॉइंट
ठीक है, इसको इसी तरह ऊपर आप बढ़ा लें। तो इसको ज़रा थोड़ा सा मैनेज करते हुए ना, मैनेज करते हुए, ताकि उसका भी ख्याल रखना है आपने। यहाँ तक जो है ना ये पॉइंट जो है ना वो आपकी मार्जिन कॉस्ट का आए, मार्जिन कॉस्ट का पॉइंट यहाँ आए आपके पास। ये ले लें। अब इसको जो एवरेज कॉस्ट है, यहाँ आपके आ रहा है आपका इक्विलिब्रियम, जहाँ मार्जिन कॉस्ट जो है कट कर रही है मार्जिन रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो। ये अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कंपनी जो है वो उठा रही है, फ़ायदा उठा रही है। ये जो है तवज्जो से समझ लें एक पॉइंट को, कि कॉस्ट जो आ रही है वो इतनी आ रही है, जहाँ ये आके इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ से एवरेज कॉस्ट है इतनी, जबकि कंपनी जो बेच रही है यूनिट वो इतने का बेच रही है, जहाँ आके मार्जिनल कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू के साथ बैलेंस होता है, एवरेज में आता है, कट करते हैं। यहाँ इक्विलिब्रियम में है, यहाँ से यहाँ तक उसका जो है वो मार्जिन है जो प्रॉफिट की सूरत में ले रही है, ये इसकी कॉस्ट है। तो इसको हम कहेंगे कि फर्म जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट में है। एवरेज कॉस्ट, क्योंकि एवरेज कॉस्ट नीचे है, एवरेज कॉस्ट नीचे है और इसका इक्विलिब्रियम ऊपर है। नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ आएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट हम बोलते हैं अगेन उसी तरीके से एवरेज रेवेन्यू इक्वल मार्जिन रेवेन्यू। अब ये जो है दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए हैं, दोनों एक ही पॉइंट पे। ये आपका आ गया एवरेज कॉस्ट और ये दूसरा आपका आ गया मार्जिन कॉस्ट का, ठीक है, मार्जिन कॉस्ट का ये। अब यहाँ आप ये देखें पॉइंट को, जो ये है इसका आपका एवरेज कॉस्ट, यहाँ ये पॉइंट जो है ना इतनी कॉस्ट पड़ रही है, इतनी कॉस्ट पड़ रही है, और इतनी ही जो है यहीं पे आके जो ना वो क्या कह रहे हैं उसको इक्विलिब्रियम में भी है, क्योंकि मार्जिन कॉस्ट कट कर रही है मार्जिन रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो। अब ये पॉइंट है, कॉस्ट भी उतनी है और उसकी जो रेवेन्यू है वो उतना ही जनरेट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट इसका कहलाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक भी पॉइंट। अब लॉस आगे शुरू हो जाएगा जी। लॉस में क्या है, लॉस में देखें जी, हम बात करते हैं ये एवरेज रेवेन्यू, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, एवरेज रेवेन्यू इक्वल है मार्जिन रेवेन्यू। अब यहाँ से आप देखें इस बात को कि एवरेज कॉस्ट जो है वो यहाँ ये हो गया एवरेज कॉस्ट। ये आप ले लें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। और ये मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ जो बात समझने में वाली है वो ये है, अब आप देखें कि क्या है, एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है, जबकि यहाँ ये यहाँ तक लेके जाएं, यहाँ से इस पॉइंट से आप मार्जिन कॉस्ट को इस पॉइंट से गुजारें, तीनों एक ही लाइन में आ जाए। मार्जिन कॉस्ट,
अब ये देखें, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है, जबकि इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके नीचे है। यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट का ये मतलब है कि यहाँ तक उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसका रेवेन्यू ये है और कॉस्ट उसकी ये है, कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि इसके अंदर भी उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मीट हो रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मीट हो रही है, जबकि कुछ हिस्सा जो है फिक्स्ड कॉस्ट का भी उसको मीट हो रहा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मीट हो रही है और कुछ हिस्सा जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट का भी यहाँ जो है उसको मीट हो रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा फिक्स्ड कॉस्ट का नहीं हो रहा, इसलिए वो एवरेज कॉस्ट चले गई है उससे ऊपर जितना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। क्लियर होगी पॉइंट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो टोटल क्लियर हो रही है, कवर हो रही है, फिक्स्ड का भी कुछ हिस्सा कवर हो रहा है, कुछ हिस्सा कवर नहीं हो रहा, जिस वजह से हम बोलेंगे ये लॉस में है। पॉइंट क्लियर है जी यहाँ तक। उसके बाद अगली जो इसकी सिचुएशन आ जाती है वो है एबनॉर्मल लॉस, वो आ जाता है एबनॉर्मल लॉस। अब इसमें क्या होगा कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी, वेरिएबल कॉस्ट मीट होगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मीट नहीं होगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो सिर्फ मिल रही है आपको, एवरेज कॉस्ट और फिर आप मार्जिनल कॉस्ट, ये आप कर लें। अब आप देखें कि इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो गई है मार्जिनल रेवेन्यू की। इस पॉइंट के ऊपर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट उसको मिल रही है और फिक्स्ड कॉस्ट उसको मीट नहीं हो रही। एक मिनट ठहर जाए जरा। हाँ जी, बात समझ में आई कि इस पॉइंट पे ये उसका रेवेन्यू है, जहाँ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को एक साथ इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट उसको टोटल मिल रही है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं मिल रही। ऐसे ये आपका जो लॉस कहलाएगा ये एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। ये एबनॉर्मल लॉस। लास्ट जो कंडीशन आ जाती है, यहाँ तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल रहा था, अब वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिलेगी, तो फिर आप कहेंगे ये सिचुएशन जो है वो शट डाउन की सिचुएशन है। ये मार्जिन रेवेन्यू हो गया एवरेज रेवेन्यू के इक्वल, ये मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ इसको इतना जो ना वो रेवेन्यू जनरेट होगा। अब इसमें आप ये देखें कि एक इसका ये कर्व हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा ये कर्व हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे एवरेज कॉस्ट। इसके अंदर आप देखें कि इस पॉइंट के ऊपर ये इसका रेवेन्यू था और ये जो है उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और ये इसकी जो है एवरेज कॉस्ट है। अब ये दोनों ना ही वेरिएबल कॉस्ट मीट हो रही है और ना ही जो है वो इसमें आपकी
अब ये आप सिनेरियो देख सकते हैं कि ये वो सिचुएशन है कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी उसको मीट नहीं हो रही, जिस वजह से अब उसके लिए बेहतर ये है कि वो अपना जो है वो प्लांट को शट डाउन कर दे। तो ये जो सिचुएशन कहलाएगी, ये शट डाउन की सिचुएशन कहलाएगी, क्लोज डाउन की सिचुएशन कहलाएगी। ये जी आज हमने जो है फर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी डिफरेंट टाइप्स देखी, फिर हमने फर्म का इक्विलिब्रियम भी देखा, और फिर हमने डिफरेंट उसकी सिनेरियोज देखे जिसके अंदर एक फर्म की पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रॉफिट की और लॉस की भी, और फिर जो है वो जहाँ जाके भी वो शट डाउन की सिचुएशन पे आ सकती है। इसमें कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो, आपको ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्यों भी क्लियर है आपको? अच्छा, तो ये आपकी जो है आपको ये सारी की सारी जो है वीडियोस जो है लेक्चर वीडियोस हैं वो आपको यूट्यूब चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट की सूरत में मिल जाएंगी डे सीरीज़ के नाम पे। अगर आप भी इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर आप माइनर से जो मैंने फ़ीस रखी हुई है वो आप सबमिट करवा के इस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। आई होप कि ये जी आज की क्लास भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम नए टॉपिक के साथ ये अब हम जो है कुछ दिन जो है वो ये माइक्रो की डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।